गुड इवनिंग। घातांक और करनी पढ़ रहे थे, इंडाइसेज एंड सेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। कल बीच में क्लास है वो आपकी रुक गई थी टेक्निकल वजहों से, तो उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्या पढ़ रहे थे वो चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। आप देखना कलर कॉम्बिनेशन कैसा आ रहा है। सुरेंद्र, सुरेंद्र कलर कॉम्बिनेशन देखना। ठीक लग रहा है ना। पढ़ाई करते हैं आगे। जब संख्याएं पावर्स में होती हैं और उनकी कैलकुलेशंस है, ये हमने कल डिस्कस कर ली थी। अगर संख्याएं रूट में हो तो उनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, ठीक है। संख्याएं रूट में हो यानी करनी में हो और उसके बाद में उनकी कैलकुलेशन की जाती है तो कैसे की जाएगी। इसमें दो कैलकुलेशन ज्यादा होती है, एक तो गुणा होता है और एक भाग होता है। इन दो कैलकुलेशंस के ऊपर बात करेंगे, गुणा और भाग पर। सबसे पहले अगर गुणा करें, अगर a का रूट x है, इस तरीके से लिखी हुई है कोई संख्या रूट में, तो a है ये तो इसका बेस हो जाएगा और जो x है ये इसका रूट हो जाएगा, यानी इसकी करनी हो जाएगी। रूट x का मतलब होता है a की पावर 1/x हो जाएगा। जब कभी भी संख्या इस तरीके से रूट में दी गई हो और उनको कैलकुलेट करना हो तो पहले आप इसको पावर में ले जाके कैलकुलेट करो और जो रिजल्ट आता है उसका वापस रूट बना दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, किस तरह से इन सवालों को करते हैं ये समझना है। a का रूट x है और b का रूट x है, या a का रूट y है, बेस सेम है। यहां पर क्या है, बेस इज सेम बट रूट इज डिफरेंट। रूट इज डिफरेंट। बेस सेम है लेकिन रूट डिफरेंट है। ये हो जाएगा a की पावर 1/x इंटू a की पावर 1/y हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a की पावर, ये एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर y प्लस एक्स हो जाएगा। पावर को वापस रूट में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा a का रूट हो जाएगा एक्स वाई ऊपर और y प्लस एक्स हो जाएगा नीचे। a का रूट हो जाएगा, ऊपर एक्स वाई हो जाएगा, नीचे y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है रूट a इंटू क्यूब रूट a है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इस रूट में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a का 3 का 2 गुणा 6 होता है, 3 और 2 5 होता है। a का रूट कौन सा हो जाएगा, 6/5। a का रूट हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। रूट a इंटू क्यूब रूट a है, ये हो जाएगा a का रूट हो जाएगा 6/5। इसको पावर में लिखोगे तो a की पावर 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पावर हो जाएगा 5/6। आप जब गुणा कर रहे हैं रूट डिफरेंट है और बेस सेम है तब। अगर बेस डिफरेंट है लेकिन रूट सेम है तो कैसे होगा, जैसे a का रूट x है, b का x रूट है, c का x रूट है, ऐसे दे रखा है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। आगे और संख्या है तो और संख्याएं ले लो,
और इनका होल रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। a गुणा b गुणा c है और इस पूरे पर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाए। a गुणा b गुणा c का होल रूट क्या हो जाएगा, x हो जाए। ये x है, ये x है, ये x है। बेस है वो सबका डिफरेंट है, लेकिन रूट x है वो सब में सेम है। तो ये रूट x है, ये रूट x है, ये रूट x है, तो पूरे के ऊपर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो, n होना चाहिए, n ले लो। अरे यहाँ n है, ये b का n है, ये c का n है, ऐसे है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a b c, और संख्याएं हैं तो वो ले लो और उसका रूट क्या हो जाएगा, n हो जाए। n और x से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो रूट है वो सेम रहना है, ठीक है ना। अगर भाग दें, डिवीजन करें, तो पहले है कि बेस डिफरेंट, बेस सेम हो और रूट डिफरेंट हो। a का रूट x है, इसमें a के रूट y से डिवाइड करें या भाग दें, तो ये a की पावर 1/x हो जाएगा, a की पावर 1/y हो जाएगा, a की पावर 1/x माइनस 1/y हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, ये y माइनस x हो जाएगा। वापस रूट में लेंगे, ये हो जाएगा xy बट्टे y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरीके से पहले पावर में लेते हुए कैलकुलेट करेंगे, फाइनल जो रिजल्ट आता है उसको वापस रूट में ले लेंगे। जैसे ऐसे दे दिया कि रूट a अपॉन क्यूब रूट a, रूट a अपॉन क्यूब रूट a है, तो रूट a का मतलब होता है स्क्वायर रूट होता है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करके ऊपर लिख देते हैं और घटा के लिख देते हैं नीचे, तो ये आ जाएगा a का रूट हो जाएगा 3 गुणा 2 ऊपर हो जाएगा और 3 माइनस 2 नीचे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a का कौन सा रूट हो जाएगा, 6 रूट हो जाएगा। a क्या करने आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 गुणा 2 बटे 3 माइनस से 2, पावर में लिखोगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। पावर में आ जाएगा a की पावर 1/6, रूट में आ जाएगा a का रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, ओके। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पावर के ऊपर पावर होती है, ब्रैकेट लग के है तो पावर गुणा हो जाती है, विदाउट ब्रैकेट है तो पहले पावर्स में कैलकुलेशन होती है, और वो जो कैलकुलेशन होती है वो बेस के ऊपर पावर बन जाती है। लेकिन अगर रूट के ऊपर रूट हो तो क्या हो जाएगा, जैसे a का रूट x है, इसके ऊपर रूट y है, इसके ऊपर रूट z है, इसका मान क्या हो जाएगा, a के रूट ऊपर रूट x है, उसके ऊपर रूट y है, उसके ऊपर रूट क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे तो a की पावर 1/x हो जाएगा, उसके ऊपर रूट y है तो 1/y हो जाएगा, उसके ऊपर पावर z है तो 1/z हो जाएगा। ये आ जाएगा a के पावर 1/xyz हो जाएगा, a के ऊपर पावर हो जाएगा 1/xyz। वापस रूट में लेंगे तो ये आ जाएगा xyz हो जाएगा, a का रूट क्या हो जाएगा, xyz हो जाएगा। इस तरीके से आप एक साथ रूट लिया जा सकता है। क्लियर है, देखो आगे सवाल ऐसे हो सकता है कि a का रूट x है और उसकी पावर y है, या फिर ऐसे हो सकता है कि a की पावर y पहले है और उसके ऊपर रूट x बाद में है। यानी ऐसी कोई बेस है, आधार संख्या है, इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, पावर भी लगी हुई है। रूट तो है x और पावर क्या है, y। यहां पर भी देख लो पावर y है और रूट x है, यहां पर भी पावर y है और रूट x है। अगर आप इसको पावर में लेना चाहते हो तो a की पावर y अपॉन x हो जाएगा, और रूट में लेना चाहते हो तो a का रूट हो जाएगा x अपॉन y हो जाएगा। ऐसे इसको लेना चाहते हो तो रूट को पावर की तरफ भेजोगे तो a की पावर y अपॉन x हो जाएगा,
और पावर को रूट की तरफ भेजोगे तो a का जो रूट है वो हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 64 का रूट है और उसका क्यूब है। एक मैंने लिखा 64 का क्यूब रूट है और उसका स्क्वायर है। 64 का रूट होता है वो 8 होता है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 512 आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट 4 होता है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इन चीजों को मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। रूट 64 है तो इसका मतलब यहां 2 है, तो ये 2 इसके बट्टे में जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 64 की पावर 3/2 हो जाएगा। 64 खुद 8 का स्क्वायर होता है, तो ये 8 का स्क्वायर है, उसकी पावर 3/2 है। पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में गुणा हो जाती है, 2 से 1/2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 का क्यूब होगा और ये हो जाएगा 512 हो जाएगा। अगर यहां से हम इस सवाल को करना चाहें तो ये 64 का क्यूब रूट है, ये आ जाएगा 64, उसका क्यूब रूट करेंगे तो पावर 1 अपॉन, ये तो पहले स्क्वायर तो है ही है और ये बट्टे में जाएगा तो ये पावर 2/3 हो जाएगा। 64 खुद 4 का क्यूब होता है और उसकी पावर 2/3 है, आपस में गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, 16। ध्यान रखना है इस टाइप का सवाल आ जाए। जो संख्या पे रूट है वही उसके ऊपर पावर है, या जो संख्या पर पावर है वही उसका रूट है। a की पावर x है और उसका रूट भी x है, या ऐसे दे दिया a का रूट x है और उसके पावर है वो भी क्या है, x है। रूट भी x है और पावर भी x है, तो ये a की पावर x अपॉन x हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा a। यहां से a की पावर ये भी x अपॉन x हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा a। दोनों ही कंडीशन में पावर x अपॉन x आएगा। x अपॉन x का मान 1 होता है, a की पावर 1 हो जाएगा और a की पावर 1 है, इसका मान क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। a की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, किसी भी संख्या की पावर 1 है तो ये संख्या के रूप में ही आएगा, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ऊपर पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब पावर 1 है। यहां रूट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है। ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पावर 1 है, इसको रूट में लिखना चाहते हो तो ये रूट 1 हो जाएगा। ऐसा हालांकि आप यूज नहीं करते, लेकिन पावर 1 है तो रूट में भी वो 1 ही लिखा जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 है, इसका मान 1 होता है। 1 के ऊपर कोई भी पावर है, इसका मान 1 होता है। 1 के ऊपर कोई भी पावर है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। आप इन चक्करों में ज्यादा मत उलझना कि 0 की पावर 0 क्या होगा, क्योंकि ध्यान रखना है 0 की पावर x है, इसको हम 0 ही मानते हैं। और किसी भी संख्या की पावर 0 होता है, a की पावर 0 होता है तो उसको 1 मानते हैं। तो पावर 0 होने के कारण 1 मानेंगे, या आधार 0 होने के कारण 0 मानेंगे। तो ऐसी चीजें हैं, इसमें खुद मैथमेटिशियन है वो भी आपस में एक मत नहीं होते हैं। तो आप इन चीजों में नहीं उलझना, ठीक है ना। कई बार इन चीजों में बहस हो जाती है, इसका क्या होगा, इसका आपको नहीं उलझना इनमें, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है, नहीं पूछी जाती। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा जाता है। आपको एक एग्जाम में पूछा हुआ बहुत अच्छा सा सवाल पूछता हूं। एक्स रूट एक्स बराबर एक्स की पावर रूट एक्स है, देन एक्स का मान क्या होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1।
एक्स रूट एक्स है, ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स रूट एक्स है, ये इसके साथ में एक्स का रूट एक्स नहीं है, एक्स इंटू रूट एक्स है बराबर एक्स की पावर रूट एक्स है। एक्स का मान क्या होगा अगर एक्स का मान एक से बड़ा हो तो? क्योंकि एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर एक्स का मान 1 हुआ तो ये 1 1 और ये भी 1 1 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई कर देगा एक्स का मान 1 होने से। लेकिन एक्स का मान जो है वो एक से बड़ा है, एक्स की पावर रूट एक्स है, एक्स का मान एक से बड़ा है, तब आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या हो जाएगा। इस टाइप का सवाल है। एक्स रूट एक्स बराबर एक्स की पावर रूट एक्स है, एक्स का मान क्या होगा अगर एक्स एक से बड़ा। ये एक्स की पावर 1 होता है, ये एक्स की पावर 1/2 होता है, और ये हो जाएगा एक्स की पावर रूट एक्स हो जाएगा। पावर्स अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं, एक में 1/2 जोड़ेंगे 3/2 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा बराबर एक्स रूट एक्स आ जाएगा। बेस दोनों का एक्स है, तो अगर बेस सेम है तो इनकी पावर सेम हो जाएंगी, यानी रूट एक्स बराबर 3/2 हो जाएगा, एक्स बराबर 9/4 आ जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 9/4। तो एक्स का मान एक से बड़ा है, एक्स का मान क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल कभी भी आ सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल था मेरी तरफ से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक सवाल और पूछता हूँ, एक सवाल और देता हूँ करने के लिए, देऊं? एक्स की पावर a बट्टे एक्स की पावर b, उसके ऊपर पावर है a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, उसके ऊपर पावर है b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, उसके ऊपर पावर है c प्लस a। हमसे पूछा इस कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या होगा। एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, उसके ऊपर पावर है a प्लस बी, एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, उसके ऊपर पावर है b प्लस सी, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, उसके ऊपर पावर है c प्लस a। पूछा इस पूरी कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या होगा। मैं बताता हूं, देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर a माइनस बी हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगा a माइनस बी और उसके ऊपर पावर है a प्लस बी। ये हो जाएगा x की पावर b माइनस सी और उसके ऊपर पावर हो जाएगा b प्लस सी। ये x की पावर c माइनस ए हो जाएगा और ऊपर पावर है c प्लस ए हो जाएगा। आधार सेम है, पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, a माइनस बी का a प्लस बी से गुणा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। आधार जब गुणा होते हैं तो पावर से या घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा x की पावर 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 का मान क्या आता है 1 आता है। x की पावर 0 है, इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपके इंडाइसेज एंड सेट्स में घात और करने में फर्स्ट फेज था इसका, दिस वाज फेज नंबर 1, जिसमें आपके बेसिक आइडेंटिटीज थी, बेसिक कैलकुलेशंस कैसे बनती हैं, सेड और इंडाइसेज कैलकुलेट कैसे होती हैं, ये इसकी बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में था। इसका सेकंड पार्ट आता है रेशनलाइजेशन और रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ये इसका सेकंड पार्ट आता है। इसका थर्ड पार्ट आता है, इसके सर्ड में कैलकुलेशन चलती है, रूट में कैलकुलेशन चलती है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4, प्लस में चल सकती है, माइनस में चल सकती है, कोई साइन नहीं है तो चल सकती है, भाग में चल सकती है, ऐसी कैलकुलेशन चलती है, ठीक है ना? तो अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ये पहला था
फिर दूसरा है, फिर तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है रेशनलाइजेशन। तीसरा पार्ट है इसमें जो एडवांस फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं या इसमें टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यूज हो सकती है, जिसमें आपके एपी और जीपी यूज हो सकती है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन होता है परिमेयकरण। अभी 2022 या 23 में एग्जाम में सवाल आया था, उसमें उसको लिखा गया था युक्तिकरण। युक्तिकरण रेशनलाइजेशन को लिखा गया था युक्तिकरण। तो आप हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हो, इंग्लिश में आपको याद रखना है, आप इसको रेशनलाइजेशन पढ़ोगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण। आप परिमेयकरण कह सकते हैं या युक्तिकरण कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, एक तो होता है रेशनल नंबर। जब अपन रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक तो होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। एक तो होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं और ये अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर्स को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होते हैं रेशनल, एक तो होते हैं रेशनल और दूसरे होते हैं इरेशनल होते हैं, दूसरे इरेशनल होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं, इनको तो बोला जाता है परिमेय संख्याएं। इरेशनल होते हैं, इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है। रेशनल शब्द बना है रेशो से। रेशनल जो शब्द है, रेशनल शब्द है ये रेशो से बना है। रेशनल शब्द रेशो से बना है और रेशो होता है अनुपात, और अनुपात को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, और फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में। पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर किसी संख्या को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो और क्यू का मान 0 नहीं हो, याद रखना है जिन संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो और क्यू का मान 0 नहीं होता है, वो सारी की सारी संख्याएं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं। रेशनल नंबर या इनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। पी का मान है वो कुछ भी हो सकता है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पी और क्यू क्या है, ये इंटीजर है, पूर्णांक है। पी और क्यू है, ये क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। यानी ऐसी संख्या हैं जो 1 के मल्टीपल में आती है। लेकिन नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। 7/0 होने का मतलब होता है अपरिभाषित या इन्फिनिट होता है। तो आप बट्टे में 0 नहीं ले सकते हो। 0/7 जो 0 होता है वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रेशनल मान के काउंट करेंगे। लेकिन 7/0 या 5/0 या 3/0 बट्टे में 0 ले लेते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। अब मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं आपको। अब अभी हम बात करते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। और मैंने आपको ये बताया है क्यू का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पी का मान 0 हो सकता है, तो पी का मान 0 हो सकता है तो 0/7 से 0 बनेगा, दिस इज ए रेशनल नंबर। क्यू का मान आप कह रहे हो कि 1 हो सकता है क्या, तो ये 7/1 हो सकता है, 7 है, ये एक पूर्णांक है। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो रेशनल होते हैं। पी का मान है और क्यू का मान बराबर बराबर भी हो सकता है, जैसे 7/7 है, इसका मान 1 आएगा, 1 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर हो जाएगा। नीचे 0 नहीं आने चाहिए, बाकी सब कुछ रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जिन संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो वो सारी की सारी संख्याएं रेशनल नंबर होती है। मैं आपको और बताता हूं, अगर मैंने ऐसे लिखा कि 0.3 बार है, इसका मतलब 0.3333 होता है। 0.3 बार को हम 3/9 लिख सकते हैं। 3/9 का मतलब 1/3 हो गया,
दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, हो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 4/9 है, इसकी वैल्यू 2/3 होती है। रूट 8/27, क्यूब रूट 8/27 है, ये 2/3 होता है। 8/27 का क्यूब रूट है वो 2/3 होता है। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रूट दिया गया हो, रूट दिया गया हो या क्यूब रूट दिया गया हो, और जिसको कैलकुलेट करके जिनके रूट या क्यूब रूट ज्ञात किए जा सकते हैं, वो सारी की सारी संख्या रेशनल नंबर होती है। जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, दशमलव भिन्न संख्याएं होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 0.25 है, आप इसको 25/100 लिख सकते हो। 25/100 का मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 0.29 है, इसको आप 29/100 लिख सकते हो। 29/100 है, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 1.28 है, इसको आप 128/100 लिख सकते हो, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जितने भी डेसिमल नंबर हैं वो भी परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूं जिनको ध्यान से सुनना है। रूट 2 है, ये 1.4142 यूज करते हैं। रूट 3 है, 1.732 यूज करते हैं। रूट 5 है, ये 2.24 यूज करते हैं। रूट 10 होता है, ये 3.16 यूज करते हैं। रूट 40 है, ये 6.32 यूज करते हैं। रूट 90 है, ये 9.48 यूज करते हैं। ऐसे ही और भी कई संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई सी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 9 का 3 हो जाता है ना। जैसे 25 का 5 हो जाता है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इनका जो स्क्वायर रूट आया है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब भी आप कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और 2 दशमलव या 3 दशमलव तक मान ज्ञात करके फिर जो नीचे है वहां उसको हम छोड़ देते हैं कि ये लगभग मान आ गए। और ये जो लगभग मान आते हैं, ये जो लगभग मान आते हैं, ये कभी भी आपके परफेक्ट वैल्यू नहीं होते। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि 27 का क्यूब रूट है वो तो 3 हो जाएगा, लेकिन कोई मेरे से पूछ ले 27 का क्यूब रूट है ये, कोई मेरे से पूछ ले कि सर 28 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 28 का क्यूब रूट है ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। 28 है वो 27 से एक ज्यादा है, तो 27 का क्यूब रूट 3 आता है, तो 28 का क्यूब रूट 3 से थोड़ा सा ज्यादा। अब थोड़ा सा ज्यादा का क्या मतलब, समथिंग कुछ भी हो सकता है। कोई मेरे से पूछ ले कि सर 26 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 26 जो है ये 27 से थोड़ा कम है, तो आप ये कह सकते हैं 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम, तो आप ये कह सकते हो 2.9 एंड समथिंग। ये जो लगभग मान ज्ञात करते हैं, ये वाली जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है, इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ध्यान देना, आपसे पूछे 1.4142 रेशनल है या इरेशनल, 1.4142 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखो, परिमेय संख्या के लिए मैं रेशनल यानी आर यूज करूंगा, अपरिमेय संख्या के लिए इरेशनल यानी आई यूज करूंगा। तो 1.4142 है, इसको आप 14,142/10,000 लिख सकते हो। दशमलव हटाओगे तो 14,142 आ जाएगा, और 4 अंकों पे दशमलव है तो नीचे 4 जीरो लगा के 10,000 लिख सकते हो। तो इस संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, 14,142/10,000 हो जाएगा। तो 14,142/10,000 है, क्या हमने उसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया है? तो अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो ये रेशनल है, ये रेशनल है। लेकिन ये जो रूट 2 है ये इरेशनल है। कारण क्या है, 1.4142 रूट 2 का मान है ही नहीं, लगभग मान है। कारण क्या है, मुझे अगर 4 का रूट करना है तो 2 आएगा, तो मैं 2 का वापस स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आ जाएगा।
अगर √2 का मान है वो 1.4142 है, तो 1.4142 का स्क्वायर करने से 2 आना चाहिए, जो कि नहीं आता है। √3 का मान 1.732 है, तो 1.732 का स्क्वायर करने से 3 आना चाहिए। √5 का मान 2.24 है, तो 2.24 का स्क्वायर करने से 5 आना चाहिए। √10 का मान 3.16 है, तो 3.16 का स्क्वायर करने से 10 आना चाहिए। √40 का मान 6.32 है, तो 6.32 का स्क्वायर करने से 40 आना चाहिए। √90 का मान 9.48 है, तो 9.48 का स्क्वायर करने से 90 आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये संख्या रेशनल नंबर है। 1732/1000 लिख सकते हैं, 224/100 लिख सकते हैं, 316/100 लिख सकते हैं, 632/100 लिख सकते हैं, 948/100 लिख सकते हैं। इन संख्याओं में कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये जो √2 है, √3 है, √5 है, √10 है, √40 है, √90 है, ये सारी की सारी संख्या अपरिमेय संख्या है। √28 है, क्यूब रूट 28, क्यूब रूट 27 परिमेय संख्या है, पूरा मान आ जाता है। क्यूब रूट 28 है वो अपरिमेय संख्या है। क्यूब रूट 26 है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही कुछ बातें और देखो। पाई का जो मान है वो हम 22/7 यूज करते हैं, या फिर 3.14 यूज करते हैं। 22/7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और 3.14 है उसको भी 314/100 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दोनों रेशनल हैं, ये दोनों रेशनल हैं। लेकिन ये जो पाई खुद जो है ये इरेशनल हो जाएगा। पाई खुद जो है ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। पाई है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है ये दोनों के दोनों रेशनल हो जाएंगे। पाई इंडिविजुअली है, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? कारण क्या है? पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट 22/7 होता है। पाई का जो मान होता है उसमें निकटतम जो अगर फ्रैक्शन हम लेना चाहते हैं तो वो 22/7 के लगभग आ जाती है। ठीक, तो 22/7 में 3.14 में कोई दिक्कत नहीं है। पाई खुद जो है ये होता है अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है पाई खुद। इंडिविजुअली पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा पाई, अपरिमेय संख्या इररेशनल नंबर। देखिए समझिए, कोई भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखो। एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का दूसरे इरेशनल या रेशनल नंबर के साथ में कैलकुलेशन पूछी जाती है। एक रेशनल को दूसरे रेशनल के साथ में जोड़ें, रेशनल आएगा। रेशनल में से दूसरा रेशनल घटाएं तो या तो रेशनल आएगा या जीरो आएगा। बराबर बराबर है तो जीरो आ जाएगा, नहीं तो रेशनल हो जाएगा। एक रेशनल को दूसरे रेशनल से गुणा करें तो रेशनल आ जाएगा। एक रेशनल को दूसरे रेशनल से भाग दें तो रेशनल आ जाएगा। यानी रेशनल नंबर की कैलकुलेशन रेशनल रिजल्ट लाती है हमेशा। रेशनल की कैलकुलेशन हमेशा रेशनल रिजल्ट लाएगी। एक रेशनल में दूसरा इरेशनल जोड़ें, रेशनल में से इरेशनल घटाएं, रेशनल को इरेशनल से गुणा करें या रेशनल को इरेशनल से भाग दें, या इसका वाइस वर्सा। कैसे? इरेशनल को रेशनल से भाग दे सकते हैं। इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा इरेशनल नंबर आता है, अपरिमेय संख्या आता है, I4 इरेशनल। ठीक है, रेशनल या तो खुद रेशनल से गुणा होगा, या रेशनल है वो या तो रेशनल रेशनल से कैलकुलेट होगा, या रेशनल इरेशनल से कैलकुलेट होगा। अब क्या है वो देख लो। अब एक इरेशनल दूसरे इरेशनल के साथ में कैलकुलेट हो रहा है। एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के साथ में जुड़ता है तो ये इरेशनल ही बनता है। इरेशनल माइनस इरेशनल होता है वो या तो इरेशनल आता है या जीरो आता है। बराबर संख्या है तो जीरो आ जाता है, अदरवाइज इरेशनल रहता है। इरेशनल है वो दूसरे इरेशनल से गुणा हो रहा है तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। और एक इरेशनल नंबर है उसको दूसरे इरेशनल नंबर से भाग दिया जाता है तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। रेशनल की सारी कैलकुलेशन रेशनल आएंगी, रेशनल और इरेशनल की कैलकुलेशन इरेशनल आएंगी।
इरेशनल इरेशनल की कैलकुलेशन इरेशनल नंबर ही लाएंगी, एक जगह गड़बड़ हो जाएगा। इरेशनल और इरेशनल गुणा होके रेशनल भी ला सकते हैं, इरेशनल भी ला सकते हैं, और इरेशनल और इरेशनल का भाग लग के रेशनल भी ला सकते हैं, इरेशनल भी ला सकते हैं। इन सारी कैलकुलेशंस में इन दो कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा, और एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ में भाग। परिमेय संख्या भी ला सकती है रिजल्ट में, और अपरिमेय संख्या भी ला सकती है रिजल्ट में। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। √2 है, इसको √3 से गुणा किया। दिस इज ए इरेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, और इनका आपस में गुणनफल √6 आया। √6 भी इरेशनल है। एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा किया तो जो रिजल्ट आया वो भी अपरिमेय संख्या आया। तो इरेशनल टू इरेशनल है, इरेशनल का इरेशनल गुणा इरेशनल रिजल्ट ला रहा है। ओके, एक संख्या √2 है, दूसरी संख्या √8 है। न तो 2 का पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, न 8 का पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 8 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा 8 16 हो जाएगा, और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। 4 एक रेशनल संख्या बन जाएगी। तो 2 है वो इरेशनल नंबर है, 8 है वो इरेशनल नंबर है। इनको आपस में गुणा किया तो 4 है वो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ऐसे ही मैं भाग देता हूं, ऐसे ही भाग देता हूं। देते हैं √18, इसको √3 से भाग देते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, √18 बट्टे √3 हो जाएगा। इसको एक साथ लिखेंगे तो रूट में 18 बट्टे 3 हो जाएगा। 3 से 18 कटेगा 6 बार, और ये √6 आ जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर था, ये एक इरेशनल नंबर था, रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आया। ठीक है, क्योंकि 18 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, 16 का आता है, 25 का आता है, लेकिन 18 का नहीं आता है। √18 है, इसको डिवाइड किया √2 से। 18 भी वर्ग संख्या नहीं है, 2 भी वर्ग संख्या नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे लिखेंगे, √18 बट्टे √2 आ जाएगा। ये √18 बट्टे 2 हो जाएगा। 2 से 18 9 बार कटेगा, और ये आ जाएगा √9। √9 का मान क्या हो जाएगा 3। एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से भाग दिया, रिजल्ट में रेशनल आया। रिजल्ट में क्या आया, रेशनल। तो इरेशनल इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इफ मेक्स ए रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर बनाता है तो ये रेशनल भी बना सकता है और इरेशनल भी बना सकता है, गुणा करने पर और भाग देने पर। अब इसमें से ये जो गुणा वाली प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। एक इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर से गुणा होके एक रेशनल नंबर बनाता है, इसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है, इसी को परिमेयकरण कहा जाता है, युक्तिकरण कहा जाता है। इसको रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण या युक्तिकरण कहते हैं। एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा होके एक परिमेय संख्या बनाती है, इसको हम परिमेयकरण कहते हैं, युक्तिकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा होके एक परिमेय संख्या बनाती है, इसको हम परिमेयकरण कहते हैं, युक्तिकरण कहते हैं। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है किसी की, आराम से समझ में आ रहा है? ठीक। तो रेशनलाइजेशन होता है इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। दिस इज रेशनलाइजेशन, दिस कॉल्ड इज ए परिमेयकरण, युक्तिकरण। यहां पर ये जो दो अपरिमेय संख्याएं होती हैं ये आपस में एक दूसरे के परिमेयकारी गुणनखंड होते हैं। परिमेयकारी गुणनखंड, इसको बोलते हैं युक्तिकरण कारक। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन,
रेशनलाइजिंग फैक्टर, ZING फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर। यार मत सिखाओ, मत सीखो, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, युक्तिकरण कारक होते हैं, या परिमेयकारी गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा होकर एक परिमेय संख्या बनाती है, इसके आधार पर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। जब भी संख्याओं में अपन ऐसे लिखेंगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई कैलकुलेशन आ रही है, अंश बट्टे हर में कोई कैलकुलेशन आ रही है, और नीचे का जो हर होता है वो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर होता है, तो उसका नीचे का परिमेयकरण किया जाता है, और यही आपके परिमेयकरण में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ती है उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको ये दे दिया √2 बराबर 1.4142 होता है, √2 का मान 1.4142 होता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा 1/√2 का मान क्या हो जाएगा। √2 का मान 1.4142 है, तो 1/√2 है, इसका मान क्या हो जाएगा। तो √2 का मान 1.4142 है, तो 1/√2 का मान हो जाएगा। तो आपका एक सिंपल सी गणित ये कहती है कि 1.4142 हो जाएगा, 1/1.4142 हो जाएगा। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 भेज देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 10,000 और नीचे हो जाएगा 14,142। 10,000 बट्टे 14,142 आ जाएगा। अब अपने पास में क्या तरीका बचता है, या तो 10,000 में 14,142 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, 10,000 का 1 लाख कर देंगे, फिर 14,142 का पाड़ा बोलेंगे और वैसे ही करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर इसका करोगे ना तो इसको 2 से काटोगे तो ये तो 5,000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7071, 7,071 आ जाएगा। और फिर उसमें 5,000 में 7,071 का भाग देंगे, दशमलव लगा देंगे, भाग जाएगा नहीं, 5,000 का 50,000 कर देंगे और फिर 7,071 का पाड़ा बोलेंगे। लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल अच्छा तरीका नहीं है। इसी के लिए हम कैलकुलेशंस, ऐसे कैलकुलेशंस आती हैं, इनके लिए परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन किया जाता है। अगर मैं इस सवाल को ऐसे कर दूं कि √2 का मान मुझे ये बता रखा है 1/√2 का मान क्या होगा, तो ये जो 1/√2 है इसको मैं √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा कर दूं। √2 से ऊपर गुणा कर दिया, √2 से नीचे गुणा कर दिया, ऊपर तो हो जाएगा √2, नीचे √2 का √2 से गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूंगा तो ये 1.4142 हो जाएगा, और ये नीचे 2 है, तो ये तो आ जाएगा डेसिमल, 2 का 7 गुणा 14, 2 का 7 गुणा 14, ये आ जाएगा 7071 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मान 0.7071, ये 1/√2 का मान आ जाए। इसी कैलकुलेशन या ऐसे ही कैलकुलेशन को हम परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ बातें और बताता हूं। जैसे √8 है, 8 वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √8 भी पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। ऐसे ही 2 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √2 भी पूर्ण वर्ग, √2 है, इसका मान भी पूरा पूरा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है, ये √16 हो जाता है, और जिसका मान क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। √8 को आपने √2 से गुणा किया, इसलिए 2 अपरिमेय संख्याएं गुणा होकर एक परिमेय संख्या बन गई। √8 के लिए √2 है वो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, और √2 के लिए √8 है वो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है ना। √8 के लिए √2 है वो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, और √2 के लिए √8 है वो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है, युक्तिकरण कारक है। तो आपसे कभी एग्जाम में ऐसे सवाल दे देंगे, आपको एक नंबर दिया जाएगा और पूछेगा कि इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या है या इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, ऐसा सवाल पूछ लेंगे। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एक संख्या 2√2 है, इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन ए में दे दिया 2√3, ऑप्शन बी में दे दिया 2√5, ऑप्शन सी में दे दिया 3√5,
ऑप्शन डी में दे दिया 3√2, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए। 2√2 का परिमेयकारी गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो आप देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4√6 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 4√10 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 6√10 आ जाएगा, लेकिन इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 का दुगुना 6, √2 का √2 से गुणा 2, तो 6 का दुगुना क्या हो जाएगा? 12। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसी दूसरी संख्या जिससे उस संख्या को गुणा करने से उसके रूट क्यूब रूट हट जाते हैं, उसका परिमेयकारी गुणनखंड हो जाता है। समझ रहे? अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास में रूट ए है, इसका परिमेयकारी गुणनखंड एक तो रूट ए ही होता है, क्योंकि रूट ए को रूट ए से गुणा करने से उसका रूट हट जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूं, मुझे अगर रूट में दिया गया है ए, तो रूट ए से गुणा करने से उसका रूट हटेगा, इसलिए ये ए आ जाएगा। तो रूट ए का परिमेयकारी गुणनखंड रूट ए आ जाता है। ठीक है, ये दोनों गुणा होकर रूट हट गया। अगर क्यूब रूट ए है, इसको मैं गुणा करूंगा ए का रूट 3/2 से, ए की पावर 1/3 है, ये बी की ए की पावर 2/3 है, तो ये ए की पावर 1/3 है, ये ए की पावर 2/3 है, ये ए की पावर 3/3 और ये ए की पावर 1 आ जाएगा और ये ए हो जाएगा। परिमेयकरण हट गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्यूब रूट ए है, उसका परिमेयकारी गुणनखंड ए का रूट क्या है? 3/2 वाला है, तो इसका मान भी ए आ जाता है, तो ये इसका रूट हट गया। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी है is being multiplied by root a minus root b, then it will become a minus b. अगर रूट a प्लस रूट b को रूट a माइनस रूट b से गुणा किया जाता है तो ये बन जाता है a माइनस b बन जाता है। रूट a प्लस b को रूट a माइनस b से गुणा किया जाता है तो a माइनस b बन जाता है। कारण क्या होता है? a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा। तो रूट a प्लस रूट b है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर या परिमेयकारी गुणनखंड रूट a माइनस रूट b हो जाएगा, और रूट a माइनस रूट b है, उसका परिमेयकारी गुणनखंड रूट a प्लस रूट b हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो कुछ चीजें और हैं जिनका ध्यान रखना है। इनको यूज कैसे करना है इसके बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे, आज मैं कुछ बातें बता देता हूं। ठीक है, कैसे यूज करना है उसके बारे में कल बात कर लेंगे। अभी मैं कुछ बातें बताता हूं, इसका बेसिक फंडामेंटल है वो बता देता हूं। अगर मैं a प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से गुणा करता हूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। a प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से गुणा करता हूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। अगर इस a की जगह मैंने क्यूब रूट a ले लिया और b की जगह क्यूब रूट b ले लिया, यहां पर a स्क्वायर की जगह क्यूब रूट a स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर की जगह क्यूब रूट b स्क्वायर कर दिया और माइनस क्यूब रूट a b कर दिया, तो ये बराबर है। अब क्यूब रूट a का क्यूब करेंगे तो a आ जाएगा और क्यूब रूट b का क्यूब करेंगे तो b आ जाएगा। ये एक अपरिमेय पद है, ये भी एक अपरिमेय पद है, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में गुणा हुए a प्लस बी है, ये एक रेशनल टर्म बन गया है। एक इरेशनल टर्म दूसरी इरेशनल टर्म से गुणा होके एक रेशनल टर्म बन गया है, तो ये इन दोनों का गुणनफल का रिजल्ट हो गया। दिस इज रेशनलाइजेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट a प्लस क्यूब रूट b है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है ए स्क्वायर का क्यूब रूट प्लस बी स्क्वायर का क्यूब रूट और माइनस है क्यूब रूट ऑफ ए बी, और ये बन जाएगा ए प्लस बी बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, कारण क्या है? क्यूब रूट ए का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर का क्यूब रूट कर दो, एक ही बात है। यहां भी पावर 2/3 बनेगा, यहां भी पावर 2/3 बनेगा। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 है, इसको गुणा किया जाता है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 माइनस ए बी की होल पावर 1/3,
ये भी बन जाएगा a प्लस क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। ये जो रूट में था उसको हमने पावर के रूप में लिख लिया तो भी ये a प्लस b बन जाता है। ये अपरिमेय पद है, दूसरे अपरिमेय पद से गुणा हो रहा है, रिजल्ट के रूप में एक परिमेय पद आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है आपके। यहां पर मैं रेशनल और इरेशनल में तो बता ही रहा हूं, ये आपके एलजेब्रा में भी कैलकुलेशन में काम आएंगी चीजें। क्लियर है? और आगे पढ़ाऊं? देखो समझो, क्यूब रूट ए है, सॉरी पहले ए को ही लिख लेते हैं ना। ए माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है, ये आता है। क्यूब रूट ए माइनस क्यूब रूट बी है, इसको ए स्क्वायर का क्यूब रूट प्लस बी स्क्वायर का क्यूब रूट या क्यूब रूट ए स्क्वायर, अभी ऐसे लिखता हूं, अभी ऐसे लिख देता हूं, क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट बी स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ए बी, इससे गुणा किया जाता है, क्यूब रूट ए का क्यूब ए हो जाएगा और क्यूब रूट बी का क्यूब बी हो जाए, ये लिखा जाएगा ए माइनस बी। क्यूब रूट ए माइनस क्यूब रूट बी है, यह आ जाएगा ए स्क्वायर का क्यूब रूट प्लस बी स्क्वायर का क्यूब रूट प्लस ए बी का होल क्यूब रूट है, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 है, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ए बी की पावर 1/3 हो जाएगा और ये ए माइनस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी। ये अपरिमेय संख्या था, दूसरे अपरिमेय पद से गुणा होगा, एक परिमेय पद बन जाएगा, एक अपरिमेय पद दूसरे अपरिमेय पद से गुणा होगा, परिमेय पद बन जाएगा, अपरिमेय पद दूसरे अपरिमेय पद से गुणा होगा, परिमेय पद बन जाएगा। आपसे पूछा जाता है क्यूब रूट ए माइनस क्यूब रूट बी का परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, तो क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट बी स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ए बी, ये इसका परिमेयकारी पद हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक, इस रेशनलाइजेशन को यूज कैसे किया जाता है और यूज कहां किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो अभी एसएससी की एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहता है और तैयारी शुरू करना चाहते हैं एज ए फाउंडेशन बैच, जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 15 मई से सुबह 9 बजे बैच शुरू हो रहा है। 15 मई से सुबह 9 बजे बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और आपका कंप्यूटर। जो भी स्टूडेंट आप या आपका कोई भी दोस्त एडमिशन लेना चाहता है तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं 15 मई सुबह 9 बजे। ठीक, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जो ये नंबर दिए गए हैं इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, 96674949 और 19, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्या कह रहे थे अब बताओ। मैं आपको देखो कुछ बातें बता